नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। हरियाणा प्रदेश में डीएपी खाद की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। ऐसे में महेंद्रगढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें यह देखा गया जहां पर जो किसान हैं या जो उनके परिजन है, जो परिवार वाले हैं, वो खाद के कट्टे लेकर मौके से भागने में सफल हो रहे थे। कोई ट्रैक्टर तो कोई पिकअप तो कोई अपने कंधे पर, अपने सिर पर ही कट्टे लेकर भागते हुए दिखाई दिया और ये पूरी जो घटना है वो कैमरे में कैद हो गई है। आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में नशा मुक्ति अभियान को लेकर बैठक हुई, जिसमें यह मुद्दा भी उठा कि कैसे युवतियां नशे की गर्त में जा रही हैं और युवतियों को नशे की लत से निकालकर उनका पुनरुत्थान किया जाए। एसपी कमलदीप गोयल ने समाजसेवी संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में समाज सेवी संगठन नशे के आदी रहे लोगों को लेकर आए, जिन्हें एसपी ने सिविल अस्पताल भिजवाया। डॉक्टर्स ने इनकी जांच की और नशा छोड़ने के लिए इलाज शुरू किया। इस दौरान एसपी ने कहा कि नशा मुक्ति मुहिम के तहत प्रयास किए जा रहे हैं। आम लोगों को इस मुहिम में शामिल करना होगा, ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे नशा ही ना बिक सके। वही ड्रग डी एडिक्शन के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन पर 33 कॉल आई हैं। एक सप्ताह में यह कॉल बेहद कम है, जिस पर एसपी ने कहा है कि जहां भी सुधार की जरूरत होगी वहां पर किया जाएगा। पूरी विस्तार से चर्चा की है कि किस तरह की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ बातें सामने आई हैं, उस पर आज से ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। एक जो हमने हेल्पलाइन शुरू की थी पिछले शुक्रवार को, उस पर भी 33 कॉल अभी तक हमें रिसीव हुई है। तो उसमें भी हमने पुलिस के जो हमारे साथी हैं और जो हमारी एनजीओज़ की टीम है, उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो उसमें अपना उन कॉलर्स से संपर्क करके और आगे की इसमें एक्टिविटी करें। तो आज बड़ा सकारात्मक परिणाम है। इसको मैंने बताया कि ये कोई एक कॉन्टीन्यूड एफर्ट है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में चीज़ें बदल जाएगी या एक हफ्ते में बदल जाएगी। ये प्रयास लगातार जारी रखना पड़ेगा और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी उतने ही उत्साहित हैं इस काम को कंटिन्यू करने के लिए जितना पुलिस डिपार्टमेंट। और वही डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी के दामों के साथ साथ सब्जियों के आसमान छूते भावों ने आम जनता को परेशान कर दिया है। बेमौसमी बरसात ने सब्जियों की फसलों को बर्बाद कर दिया, जिससे सब्जियां दोगुने दाम पर बिक रही हैं और गृहिणियों की रसोई का बजट बिगाड़ने लगा है। गुरुग्राम की सब्जी मंडियों में टमाटर 80 रुपए, प्याज 60 रुपए, आलू 25 रुपए तो गोभी 70 रुपए किलो बिक रही है। सब्जी खरीदने आए लोगों का यह कहना है कि सरकार को महंगाई से आम आदमी को राहत देनी चाहिए। सब्जी चटनी से खाए क्या, महंगाई इतने टमाटर 80 रुपया किलो हो रहे हैं, 60 रुपये किलो प्याज हो रही है, आलू, और बताओ कैसे क्या। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि इनकम के सोर्स तो बढ़े नहीं है, इनकम तो उतनी है, पर हर चीज़ की महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। टोमेटो जो कभी 30-40 रुपये किलो आता है तो 50-60 रुपये किलो चल रहा है। तो हर जगह पे यही है। अब खास करके जब मार्केट का फेस्टिवल सीजन आता है तो इतना रेट बढ़ जाता है हर चीज़ का, तो बड़ी मुश्किल से डटे जाते हैं कोरोना से बच के और पता चलता है रेट इतना है। तो सच में बहुत मुश्किल हो रही है महंगाई की वजह से। तो पेट्रोल के रेट इतने हो गए, ये बेचारे भी क्या करें। बट मैं देख रहा हूँ महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। सब्जी पे विशेष तौर से हो सकता है कि बाढ़ की वजह से फसलें ख़राब हो गई हों, बट मैं देख रहा हूँ खास तौर से टमाटर 100 रुपये तक पहुँच गया। आज तो चलो 70 रुपये मिल गया है, बट सब्जियां बहुत महंगी होगी। आम आदमी कैसे खरीदेगा। मैं 1 लाख रुपए महीने की पेंशन लेने वाला आदमी भी 20 दफ़ा सोच के सब्जी लेता हूँ। नॉर्मल आदमी कैसे लेगा, इस महंगाई का कैसे मुकाबला करेगा। 70 रुपया 2 सब्जी है, देख लो के किस तरह काम चल रहा है, बताओ क्या खावा। ये पीछे से महंगी आ रही है क्योंकि बरसात की वजह से सारी सब्जियां सब गल चुकी हैं, इसलिए जो भाई जब कुछ है ही नहीं है तो मैं जो है वो सौदा तो महंगा तो आएगा ही आएगा। कहना क्या चाहेंगे, बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के कारण बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो सब्जियों की भी बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगी सब्जी है, बस पूछ के आगे चले जाते हैं, लेते ही नहीं है कुछ। पहले 40 का किलो था, अब 80 रुपये किलो हो गया टमाटर। डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, जो जहाँ भी गाड़ियाँ वगैरह सामान लेने के लिए जाते हैं तो महंगाई, ट्रकों का भाड़ा वगैरह महंगा पड़ता है तो सब्जी महंगी पड़ जाती है। खास पहले महंगा नहीं था, अभी हुई 10-15 दिन से बारिश हो जाए।
और नई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। इस कनेक्टिविटी को देने वाली सड़क का नाम ग्रीन हाईवे दिया गया। इसका रूट तय हो गया है। ग्रीन हाईवे के माध्यम से बल्लमगढ़ में जेवर एयरपोर्ट तक का सफर कुल 15 मिनट में तय किया जाएगा। इसमें केवल 12 गांव की जमीन का अधिग्रहण होगी, जिसको लेकर सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हर एक शहर और सड़क से जोड़ा जा रहा है, जिसमें आने वाले व्यक्ति को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ग्रीन हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ साथ फरीदाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा डीएनडी और कालिंदी कुंज से भी ग्रीन हाईवे कनेक्ट किया जाएगा। जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी मिल चुकी है और बाकायदा परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत फरीदाबाद के 12 गांव से होकर ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेगा। 4 लेन के बनने वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग के फरीदाबाद में जहां एक तरफ दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी दी जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ केजीपी से कनेक्टिविटी के साथ साथ में यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग जाना है और इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी। मैं दिखाऊं आपको, तो ये जो आप कंस्ट्रक्शन यहाँ देख रहे हैं, ये दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे जो 12 लेन का बनना है वो फरीदाबाद में बनाया जा रहा है। इसी से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी सीधी दी गई है और इसी के लिए इसके तहत ही ये काम किया जा रहा है। इस वाले हाईवे के बनने के बाद में फरीदाबाद में 2 हाईवे से वो राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ा जाएगा और इसके लिए 12 गांवों की जमीन को अधिग्रहण भी किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगर हम बात करें तो फरीदाबाद ये बल्लभगढ़ के शाहपुरा से शुरुआत इसकी होगी, जो मुंबई दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होते हुए शाहपुरा, चंदावली, सोतई, फफूंदा, बहवलपुर, पनेड़ा खुर्द, नरावली, महमदपुर, मोहियापुर, छायसा, हीरापुर और मोहना गांव होते हुए यमुना नदी के किनारे पहुंचेगा। मोहना के पास यमुना नदी पर हालांकि पहले पुराना पुल बना हुआ है उसका, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से एक नया पुल वहां बनाया जाएगा। इसके बाद वो करीब 10 किलोमीटर का एरिया यूपी में राष्ट्रीय राजमार्ग का होगा, जबकि फरीदाबाद में 19 किलोमीटर का रास्ता होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 30 किलोमीटर के करीब का ये रास्ता, जहां फरीदाबाद से दूरी 18 मिनट में एयरपोर्ट की पूरी होगी, वहीं साफ तौर से ग्रेटर फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। और इसके साथ साथ में पहले से ही जो मझावली पर पुल बन रहा है, उसके बाद में 2 कनेक्टिविटी ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद की हो जाएंगी। इसके लिए बाकायदा अब परिवहन मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है और देखना होगा कि जब इस पर काम चलेगा तो कितने दिनों में काम पूरा होता है। और जब इंटरनेशनल से फ्लाइटें शुरू होंगी तो ऐसे में फरीदाबाद न केवल बल्कि पलवल और गुड़गामा और रेवाड़ी के लिए भी लोगों को फायदा होने वाला है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। हरियाणा पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से पंचकुला प्रशासन के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के प्लॉट नंबर 272 में अनुपम हीटिंग प्राइवेट लिमिटेड यूनिट का सैंपल फेल हो गया। फेल होने की वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ढंग से न चलने पर कार्रवाई करते हुए सील किया गया। पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी वीरेंद्र पुड़िया ने बताया कि उन्हें आदेश मिले थे कि अनुपम हीटिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड यूनिट का सैंपल फेल था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सही ढंग से नहीं चल रहा था, जिसके चलते इसे सील कर दिया गया। ये अनुपम स्वीट्स की मैन्युफैक्चरिंग इकाई है। यहाँ पे जितनी भी मिठाई वगैरह, पनीर वगैरह और तरह की चीज़ें जो बनती हैं वो ये यहाँ पे बनाते हैं और अपने आउटलेट पे सेल करते हैं। हमने इस यूनिट की 6/8/2021 को विज़िट की थी। इसका सैंपल लिया था पानी का। इसका पानी का सैंपल फेल पाया गया। इसकी ड्यूटी है कि जो भी गंदा पानी यहाँ पे कर रहा है उसको साफ़ करके बाहर डिस्चार्ज करे सीवरेज में, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स मीट आउट नहीं कर रहा है। इस वजह से हमने इनको कारण बताओ नोटिस भी दिया था। नोटिस का इनका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं था। इन्होंने कंप्लायंसेस नहीं की हैं अभी तक। इस वजह से सरकार को मजबूरी में इनको जो भी रूल के हिसाब से कार्रवाई बनती है वो की है आज। और वही करनाल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते दिनों 2 नए केस सामने आए हैं। फिलहाल जिले में डेंगू के कुल 49 केस आ चुके हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू के मरीजों के लिए सिविल अस्पताल में एक वार्ड अलग से बना दिया गया है। इस वार्ड में 10 बेड है, जिसमें मरीजों का इलाज चल रहा है। फिलहाल डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बुखार के मरीजों की लाइनें लग रही हैं।
स्वास्थ्य विभाग की 4 टीमें रोज घर घर जाकर लार्वा की जांच भी कर रही हैं। वही टीम रक्त के सैंपल लेकर भी जांच कर रही है। इस बार बारिश ज्यादा हो रही है, यही कारण है कि मच्छरों की संख्या बढ़ रही है। भिवानी में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक 59 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 54 मरीजों का इलाज हो चुका है और डेंगू के 4 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका उपचार चल रहा है। सीएमओ का यह कहना है कि मरीजों के लिए सभी प्रकार के टेस्ट भी सामान्य अस्पताल में फ्री हैं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मरीजों के लिए दवाई और प्लेटलेट्स के साथ साथ खून भी पूरा मौजूद है। अगर किसी प्रकार की कमी रहती है तो एम्बुलेंस के माध्यम से रोहतक पीजीआई से व्यवस्था की जाती है। और वही सिरसा के एलनाबाद हल्के के गांव कागदाना में कांग्रेस पार्टी द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस जनसभा में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा सहित कई कांग्रेस नेता पहुंचे। एलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पवन सिंह बेनीवाल के लिए वोटों की भी अपील की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनका गठबंधन जनता के हित के लिए नहीं बल्कि अपने हित के लिए है। वही बीजेपी ने पिछले 7 सालों में एक भी विकास कार्य नहीं करवाया। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला के इस्तीफा दिए जाने के बोलते हुए कहा कि खुद अभय ने इस्तीफा देते समय कहा था कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक वो विधानसभा नहीं जाएंगे। तो क्या आप कानून वापस हो गए हैं जो वो चुनाव लड़ रही हैं? कि 30 तारीख को चुनाव होगा और आज पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश एलनाबाद की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। ये क्या फैसला लेने जा रहे हैं, उसका आज आपके फैसले का दूरगामी असर पड़ना है। सरकार बनने बिगड़ने में साझी नहीं होगा, क्योंकि एक एमएलए का सवाल है, लेकिन जैसे मैंने कहा दूरगामी इसका असर पड़ना है। आगे राजनीति क्या मोड़ लेगी, कहाँ जाएंगे, इस बात पे हो। अब मुख्य रूप से यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं। एक कांग्रेस पार्टी का है, एक भाजपा जजपा का है और एक इनेलो से। 3 यहाँ हैं। तो जहाँ तक सवाल है भाजपा जजपा का, इनका घोषणा पत्र उठा के देखो आप, क्या क्या मतलब बिल्कुल सैकड़ों वायदे थे। मेरा आपके माध्यम से चैलेंज है इनको, जजपा और भाजपा को, एक भी वायदा पूरा किया। अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दे दिया वोट डालने से पहले। भाई यह विश्वास प्रस्ताव में वोट डालने के बाद भी दे सकते थे ना, अगर इस सरकार के खिलाफ थे तो, लेकिन वोट डालने से पहले इस्तीफा दे गया। और कहा क्या, ये कहा कि 3 जो एक कानून हैं, कृषि कानून, इनके विरोध में दे रहा हूं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा भी उसका, हमारे किसान भाई बैठे हैं। तो ये कानून, कहा कि मैं कानूनों के खिलाफ इस्तीफा देता हूं और इस विधानसभा में कोई फायदा नहीं जब तक कानून वापस ना हो। तो मेरा एक ही सवाल है अभय चौटाला जी से, भाई वो 3 कानून वापस हो गए के जो दोबारा आप लड़ रहे हो। और वही महम चौबसी के बैसी गांव में वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने शिरकत की। बीजेपी के राज्यसभा रामचंद्र जांगड़ा भी मौके पर पहुंचे हुए थे, तो नमन किया और जनता जो मौके पर पहुंची थी उन्हें संबोधित भी किया। अंबाला में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में
शिरकत की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी हम सबके आराध्य हैं, जिन्होंने अपना जीवन मेहनत और तपस्या में गुजारा है। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि हम सबको उनके वर्णन किए गए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भगवान वाल्मीकि मंदिर में दर्शन कर झंडा चढ़ाने की रस्म भी अदा की है। आज बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए। महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव है और हमारे समाज की नींव जो उन्होंने रखी थी वो हमारे रामायण के रचिता हैं और जिस रामायण के थ्रू उन्होंने हमारे पूरे संसार को, हमारे पूरे समाज को उन्होंने मर्यादा की शिक्षा दी, एकता की शिक्षा दी, मित्रता की शिक्षा दी और एक होकर संसार में समय गुजारने की, रिस्पेक्ट करने की शिक्षा दी। और बहुत कुछ उन्होंने, जो उनका जीवन था बहुत सादगी भरा था और उस सादगी में भी वो कुछ लिख गए कि जो आज भी संसार में मनुष्य के लिए बहुत कार्य करता है। हम सबको उनके पद चिन्हों पे या उनके कहे हुए वाक्यों पे चलना चाहिए और हमारा समाज बहुत सुंदर बन सकता है अगर हम उनके कहे हुए विचार ग्रहण करें। और हर वर्ष की भांति इस बार भी रेवाड़ी में वाल्मीकि समाज ने 36 बिरादरियों के साथ मिलकर संस्था के प्रधान सुनील डुलगच की अध्यक्षता में भगवान वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह रही कि इस बार मुख्य अतिथि कोई एमपी या एमएलए न होकर मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद के सीईओ और समाज कल्याण अधिकारी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत कर भगवान वाल्मीकि के चित्र पर माल्यार्पण कर देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हमें अपने जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी का सम्मान करना चाहिए और वाल्मीकि जी के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। चरखी दादरी जिला बाल कल्याण और प्रशासन की तरफ से आदर्श धर्मशाला में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीटीएम अमित मान ने शिरकत की। वाल्मीकि जयंती जिले में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और वाल्मीकि के बताए रास्ते पर चलने की बात कही। सीटीएम अमित मान ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि बताए रास्ते पर चलें, उनके आदर्शों का पालन करें, तभी हम एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हांसी में वार्ड नंबर 10 में दिल्ली गेट के समीप दर्जन भर युवकों ने पार्षद मोना चौधरी के भाई पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल को उपचार के लिए झांसी के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां से उसे हिसार रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक युवक पर हमला करने के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस को दी शिकायत में गुहार राम कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय रमन अरोड़ा ने बताया कि वह दुकानदारी का काम करता है। और पानीपत में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बिशन स्वरूप कॉलोनी में चोरों ने गैलेक्सी कोचिंग सेंटर को अपना निशाना बनाया और कोचिंग सेंटर से लाखों रुपए का सामान जैसे कैमरे, माइक, रिसीवर और कुछ नकदी लेकर मौके से भागने में सफल हो गए। आगे बढ़ते हैं। पलवल में पुलिस ने कैसे आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने सरियों से भरे ट्रक को लूटा था और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से भागने में सफल हो गया था। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।